हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between their centers, and this force acts always along the line joining the centers of the two charges। चलिए इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। कूलम्स लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कूलम्स लॉ समझने से पहले हम लोग ये चीज़ जानते हैं, अगर दो चार्ज है कोई Q1 और Q2 सपोज किया हमने, अगर दोनों चार्ज सिमिलर हैं तो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव तो रिपल्सिव फोर्स लगाता है, यहाँ पर निगेटिव निगेटिव, Q1 भी निगेटिव Q2 भी निगेटिव, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। Q1 पॉजिटिव Q2 निगेटिव, अनलाइक चार्जेस है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। Q1 अगर निगेटिव है Q2 पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अनलाइक चार्जेज है। लेकिन ये कितना फोर्स लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसको कूलम्स ने बताया। तो कूलम्स ने क्या कहा, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, सपोज किया हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस है R। कूलम्स ने यहाँ दो चार्जेस को पॉइंट चार्ज लिया था और उनके बीच फोर्स कैलकुलेट किया था। तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? पॉइंट चार्ज मीन्स द एक्सटेंशन ऑफ चार्ज शुड बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन ऑफ द चार्ज। जो चार्ज का एक्सटेंशन होगा, साइज होगा, ये इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से बहुत कम होगा। जैसे यहाँ पर ये जो इसका रेडियस है, इसका जो एक्सटेंशन है, उससे वो एक्सटेंशन इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से बहुत कम होना चाहिए। एक्चुअल में पॉइंट चार्ज हम लोग एक बड़े स्फीयर पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको भी मानते हैं। जैसा कि हिंदी में भी कहते हैं, एक समान वितरित गोली आवेश है, तो उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। लेकिन अगर दो बड़े बड़े चार्जेस को, स्फेरिकल चार्ज को, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है स्फेरिकल, उनको करीब ले आएं तो उन पर इंडक्शन इफेक्ट पड़ेगा दोनों स्फेरिकल चार्ज बॉडी पर, जिसके कारण उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा और वो पॉइंट चार्ज नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर उन्हीं दो बॉडी को, जो बड़े बड़े स्फेरिकल चार्ज हैं, उनको दूर रखेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा कर दें, तो वो एक दूसरे पर इंडक्शन इफेक्ट नहीं लगा पाएंगे और उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो उस समय उसको हम लोग पॉइंट चार्ज मानते हैं या मान सकते हैं। इसीलिए कहते हैं पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज मीन्स द एक्सटेंशन ऑफ चार्ज शुड बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये बात हमको समझ में आ गई, पॉइंट चार्ज क्या है। और दूसरी चीज़ कूलम्स ने ये बताया, ये दोनों चार्जेस रेस्ट में हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात उन्होंने किया था। तो दोनों चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। एक्चुअल में दोनों में से अगर एक चार्ज भी रेस्ट में है तो कूलम्स लॉ फॉलो होता है। दोनों चार्ज मोशन में नहीं होना चाहिए। दोनों चार्ज रेस्ट में है तब भी कूलम्स लॉ फॉलो होगा। दोनों में से एक चार्ज अगर रेस्ट में है तब भी कूलम्स लॉ फॉलो होगा। अगर दोनों चार्ज मोशन में है तो कूलम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ये कूलम्स लॉ की लिमिटेशन है। ये क्यों नहीं होता है, इसको हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस R है। यहाँ पर हमने सिमिलर चार्ज लिया है, Q1 को भी पॉजिटिव लिया है, Q2 को भी पॉजिटिव लिया है। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब ये पुश करेगा। Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा तो Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करने का क्या मतलब है? पुश करना। रिपेल करने का मतलब यही है कि अपने से दूर करना। तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। कहने का मतलब यहाँ पर अगर
हम अगर लिख दें F21, F21 का मतलब हुआ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पर Q1 जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? आउटवर्ड, तभी ये पुश करेगा, तभी इसको रिपेल करेगा। अगर इसको इधर खींचता, पुल करता अपने अंदर की तरफ, तब अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता। इसको अपने से दूर कर रहा है, दूर करने का मतलब पुश कर रहा है, तो पुश करेगा बाहर की तरफ, तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स है। डायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझना है। इसी तरह Q2 Q1 पर भी फोर्स लगाएगा, तो ये किधर फोर्स लगाएगा? ये भी इसको पुश करेगा, अपने से दूर लेके जाएगा, तभी रिपल्सिव फोर्स होगा। कहने का मतलब इसको हम लिखेंगे F12 वेक्टर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्स लॉ भी पढ़ेंगे। तो F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब देखिए ये फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। हमेशा फोर्स इस सेंटर, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर ही लगेगा। ऐसा नहीं कि फोर्स इधर लग जाए या इधर लग जाए, या इधर Q2 Q1 पर इधर फोर्स लगाए, ऐसा नहीं होगा। फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस ही होगा। ओके, तो यहाँ पर इतनी चीज़ हमको समझ में आ गई। यहाँ पर जो फोर्स है एक्चुअल में, इसका मैग्नीट्यूड, ये भी कूलम्स ने बताया था, मॉडुलस ऑफ F21 वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ F12 वेक्टर इक्वल टू F। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट इक्वल एंड अपोजिट होता है। कहने का मतलब अभी हम लोग इसको वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम लॉ में प्रूव भी करेंगे। F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। ये इक्वेशन क्या शो करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, और दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस। ओके, इतना नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं तो कूलम्स ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, यही F, यहाँ पर F फोर्स लग रहा है रिपल्सिव। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। कहने का मतलब अगर चार्ज बड़े बड़े होंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, चार्ज छोटे होंगे तो फोर्स कम लगेगा। और क्या बताया दूसरा पॉइंट उन्होंने, जो ये फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। हमेशा जो डिस्टेंस लिया गया वो सेंटर टू सेंटर, अगर इसको C1 मान लें, इसको C2 मान लें, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली जाती है। इसका मतलब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसको अगर हम इक्वेशन 2 बना दें, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो यहाँ पर क्या बनेगा? F इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर हम लगा दें K, तो K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ओके, इसको अगर हम कंबाइन कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर अगर कांस्टेंट लगा देंगे तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जो ये K है इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट। ओके, वेयर K क्या है? K हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट।
ठीक है, इसी को हम लोग कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए के क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है कि के की वैल्यू किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पर इसको बहुत समझना जरूरी है। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। नंबर 1, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में मीडियम का नेचर क्या है। नंबर 1 है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। और दूसरा है द सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस के की वैल्यू किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। नंबर 1, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, एंड नंबर 2, सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन। कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट हम चूज कर रहे हैं, CGS है कि SI है, और दोनों चार्ज के बीच का मीडियम कैसा है, उसका नेचर क्या है। ओके, चलिए इधर हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर इसके हिसाब से हम चलते हैं। व्हेन द मीडियम between two charges is free space। फ्री स्पेस का मतलब है कि या तो मीडियम एयर है या तो वैक्यूम है। ओके, व्हेन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेज इज फ्री स्पेस, that is air or vacuum, then in number 1 CGS system, in CGS system K की वैल्यू होती है 1। ओके, एंड नंबर 2 इन SI सिस्टम K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹। अभी हम लोग इसकी यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे, वैल्यू नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब अगर दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, हमने फ्री स्पेस लिया, एयर या वैक्यूम, देन इन CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है, और इन SI सिस्टम K की वैल्यू क्या आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से बोलते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन को क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी
ऑफ द फ्री स्पेस, या कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इतना नोट कर लीजिए। इधर मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट को हम लोग एक्चुअल कहते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और के की वैल्यू कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁹ ठीक है। अब हम लोग इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन निकाल लेते हैं, ये भी एग्जाम में आपके यहाँ पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है एसआई सिस्टम में कूलम्स लॉ लिखिए, तो हम लिखेंगे इन एसआई सिस्टम कूलम्स लॉ हमारा क्या बनेगा, F = के की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ओके, ये हमारा फार्मूला बनेगा, या इसकी वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये हमारा फार्मूला है कूलम्स लॉ का इन एसआई सिस्टम। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको इधर मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, इस फार्मूले से अगर हम लोग इसको के भी यहाँ लिख सकते हैं, F = K Q1 Q2/r²। पहले लिखा भी था, उसी के की जगह पर ये आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले के की यूनिट निकाल लीजिए, यूनिट एंड डायमेंशंस। चलिए निकाल लेते हैं यहीं पर, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड के। ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ से अगर आप के की यूनिट निकालते हैं तो के की यूनिट क्या बनेगी, के का फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा, के = F r² अपान Q1 Q2। तो अब के की यूनिट अब यहाँ से निकालना आपको आसान हो गया। यूनिट ऑफ के क्या है, यूनिट ऑफ के निकाल लीजिए। एफ की क्या होगी यूनिट, न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस मीटर का स्क्वायर अपान चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है। अभी हम लोग सीजीएस सिस्टम में भी चार्ज की यूनिट पढ़ेंगे। यहाँ एसआई यूनिट कूलम है, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर, तो आपका ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये के की यूनिट बन गई।
अगर आपको यहीं पर K का डायमेंशन निकालना है तो K का डायमेंशन क्या होगा? तो K का डायमेंशन यहीं तुरंत निकाल लेते हैं इसी से, डायमेंशन ऑफ K। तो डायमेंशन ऑफ K निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायमेंशन ऑफ F को हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, mL/t-2। r डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मतलब L स्क्वायर, ओके, और अपान चार्ज यहाँ पर है तो Q इक्वल टू I इंटू टी हम लोग जानते हैं पहले से, Q इक्वल टू I इंटू टी। आई क्या है? करंट, टी क्या है? टाइम। तो करंट को हम लोग एम्पियर में दिखाते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A और T। चार्ज है, चार्ज के लिए, करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए T, और Q1 Q2 दो चार्ज है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं A स्क्वायर T स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू क्या आएगी? चलिए इसको हम इधर मिटा देते हैं। तो यहाँ पर इस K की वैल्यू, डायमेंशन ऑफ K क्या बनेगा? L स्क्वायर है, यहाँ पर L है तो L क्यूब हो जाएगा, L क्यूब, यहाँ पर नीचे M और L है नहीं, L स्क्वायर और L पावर 1 L क्यूब। यहाँ देखिए T-2 है, यहाँ T+2 है, ऊपर जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, T-4, ओके। T पावर 2 है यहाँ पर, ऊपर जाएगा तो -2 और -2 ऑलरेडी है, तो -2 -4। A स्क्वायर, यहाँ A+2 है, ऊपर जाएगा तो A-2, A-2। ये हमारा फार्मूला डायमेंशन ऑफ K बन गया, M1 L3 T-4 A की पावर -2। ठीक है। अब इसी तरह से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की? अभी हम लोगों ने देखा था K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा था। अगर दोनों चार्ज के बीच का मीडियम फ्री स्पेस है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने क्या लिया है? SI सिस्टम, उसके लिए K की वैल्यू हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई थी। यहाँ से अगर हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है? 1/4 पाई K। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट और K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कहने का मतलब जो हमने K की यूनिट निकाली है उसी का हम लोग उसी से परमिटिविटी का भी यूनिट और डायमेंशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस केवल पावर को हमें चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर निगेटिव करना पड़ेगा और जहाँ निगेटिव है वहाँ पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो चलिए यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकाल लेते हैं। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर यूनिट ऑफ K क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कूलम का पावर -2 है तो इसको हम कूलम पावर +2 कर सकते हैं, या कूलम की पावर +2 हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब न्यूटन -1 M -2, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी, C+2 N -1 M -2। ठीक है। इसी तरह हमने डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा? सेम इसी तरह से यहाँ पर हमने लिखा है, ये बनेगा M -1 L -3 T
+4 और a स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिट और डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का निकाल लिया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ देखा। कूलम्ब्स लॉ क्या था? कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगेगा और वो पॉइंट चार्जेस में से कम एक चार्ज रेस्ट में होना जरूरी है। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, म्यूचुअल इंटरेक्शन जो होगा, वो फोर्स क्या होगा? दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उससे हम लोगों ने निकाल लिया था F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहाँ पर हमने फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K रखा था, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहाँ पर K क्या था? K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और उसको हमने लोगों ने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट। फिर हमने बताया था कि K ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। नंबर 1, द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है? एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, कि और कोई मीडियम है। ठीक है, और नंबर 2 था द सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन। कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग चूज कर रहे हैं? किसके लिए? फोर्स के लिए, चार्ज के लिए, F Q1 Q2 एंड R। इसके लिए हम लोग कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट चूज कर रहे हैं। तो फिर हमने वहाँ पे देखा था, अगर हमने मीडियम को, दोनों चार्ज के बीच का मीडियम हमने क्या लिया था? फ्री स्पेस। और देखा था अगर सिस्टम सीजीएस सिस्टम लिया था तो K की वैल्यू 1 आ रही थी, और अगर SI सिस्टम लिया तो K की वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। उसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एप्सिलॉन नॉट क्या था? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो परमिटिविटी बताता है हमें। परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो दोनों चार्ज के बीच का फोर्स जो लग रहा है उसको अफेक्ट करता है। परमिटिविटी अफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कैसे करता है इफेक्ट, इसको अभी हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन निकाल लिया एप्सिलॉन नॉट और K का। अब आगे हम लोग नेक्स्ट इस पे काम बढ़ाएंगे, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था फॉर मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, फॉर मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, अगर हमारा क्या था? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस या इसको वो कहते हैं हम एयर ऑब्लिक वैक्यूम। और एंड इन SI सिस्टम। हमारी F की वैल्यू आई थी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा
आया था कूलम्स लॉ के लिए। कब? जब मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस क्या है? फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम, और हमने एसआई सिस्टम लिया था। तो एफ की वैल्यू इतनी आ रही थी। इसको हम लोग यहाँ पर एयर या वी से वैक्यूम भी बना सकते हैं। मान लिया हमने ये एफ वी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बीच में मीडियम कोई ला दें, मीडियम क्या है? इफ अगर कोई मीडियम बीच में रख दें, इफ देयर इज एनी अदर मीडियम between the two charges of if there is any other medium between the two charges, अगर दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम है तो हम लोग जो फार्मूला हमारा बनेगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन। अब एप्साइलन नॉट नहीं लिखेंगे, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बना देते हैं। अब यहाँ पर एप्साइलन क्या है? एप्साइलन यहाँ पर है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इंटरवेनिंग मीडियम, जो दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है उसकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्साइलन है, या इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी कह सकते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर वेयर एप्साइलन क्या है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है एक्चुअल इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम या ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब देखिए यहाँ से अगर हम इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, यहाँ देखिए जरा, एफ वी अपान एफ एम क्या आएगा? ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन है तो 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यहाँ से Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा? एफ वी अपान एफ एम, 1 एप्सिलॉन नॉट नीचे है और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब एफ वी हमारा आएगा अपान एफ एम एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए यहाँ से 1/4 पाई Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ये कट जाएगा, तो 1 अपान क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ का ये 1 अपान एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो एफ वी अपान एफ एम क्या आया? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल के, मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, इसको नोट कर लीजिए इतना। चलिए इसको मिटा देते हैं अब। तो यहाँ के क्या है? वेयर कैपिटल के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। या इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं और इसको एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। एप्सिलॉन आर क्या है?
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, नोट्स बनाते चलेंगे अच्छे से, पढ़ाते समय जो बोलते चलते हैं उसको भी नोट करते चलेंगे। तो एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। के क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ से एक चीज़ हम देखते हैं, अगर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट अगर आप निकालिए, अभी हम लोगों ने देखा था वहाँ पर के की वैल्यू आई थी के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें 1/4 पाई के, ठीक है, तो यहाँ से 1/4 इंटू 3.14 इंटू के की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁹9, और इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन नॉट आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट अभी हम लोगों ने निकाला था, लिख लेंगे। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये जो परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है किसी भी मीडियम के लिए। तो एयर या वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो सबसे कम होती है। इसके अलावा अगर कोई भी मीडियम हम दोनों चार्ज के बीच में रखेंगे तो परमिटिविटी की वैल्यू उससे ज़्यादा आती है। तो इस इक्वेशन से ज़रा देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो K इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ निकालें हम फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू क्या आएगी? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और अपान एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब ये 1 आ जाएगी। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए 1 होती है, नियर एयर और वैक्यूम के लिए भी नियरली 1 ही होती है, और अदर मीडियम के लिए K की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू और मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगी। एप्सिलॉन नॉट सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा है तो कहने का मतलब K की वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा होगी। फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम K ग्रेटर देन 1। ठीक है, इधर नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। इस इक्वेशन से देखिए, यहाँ पर अगर हम एफ मीडियम की वैल्यू निकालें, यहाँ से इसको देखिए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कोई क्वेश्चन बना लीजिएगा। यहाँ से देखिए एफ वी अपान एफ एम की वैल्यू क्या आ रही है? के। तो यहाँ से अगर हम एफ मीडियम की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? एफ वैक्यूम अपान के, और K की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी मीडियम के लिए अदर देन फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अगर K की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो यह मीडियम हमेशा कम होगा। कहने का मतलब अगर दो चार्ज के बीच में कोई हम मीडियम रखते हैं तो उससे दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कम हो जाता है। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं, अगर हम दो लोग हैं, कोई दो पर्सन हैं, उनके बीच में अगर फ्री स्पेस है, या जब कुछ नहीं है तो फ्री स्पेस ही है, तो उस समय इंटरेक्शन दोनों पर्सन के बीच में बहुत अच्छे से होता है। लेकिन अगर उन्हीं दो पर्सन के बीच में कोई मीडियम आ जाए तो इंटरेक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। तो सेम उसी तरह से अगर दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम हम रख देंगे तो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए K की वैल्यू 80 होती है, तो अगर K की वैल्यू 80 है वाटर के लिए तो यह मीडियम क्या हो जाएगा? यह V अपान 80। तो वैक्यूम में जितना था उससे 80 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह अगर फॉर मेटल के लिए आप लेंगे, फॉर मेटल के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ठीक है, अभी इस पर एक हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे। एनी अदर मीडियम के लिए के ग्रेटर देन 1 है और मेटल के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसी समय हम लोग चार्ज की यूनिट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। इसको मिटा दे रहे हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। कभी कभी कूलम 1 कूलम की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जाती है। अभी जैसे हम लोग को फार्मूला पढ़ा था F = 9 × 10⁹ एसआई सिस्टम में Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 1 कूलम के 2 चार्ज ले लें, अगर Q1 हमारा 1 कूलम हो, Q2 भी 1 कूलम हो जाए और R की वैल्यू 1 मीटर हो, तभी समय ये सारी चीज़ें यूनिट हो जाएंगी 1। F की वैल्यू क्या आएगी? 9 × 10⁹ न्यूटन। कहने का मतलब, अगर एक कूलम के चार्ज को, सिमिलर चार्ज है, अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर 9 × 10⁹ न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स इतना कम नहीं है, ये फोर्स बहुत ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि कूलम कितनी बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। एसआई यूनिट कूलम बहुत बड़ी यूनिट है। इसकी स्मॉलर यूनिट्स भी हम लोग जान लें थोड़ा सा। स्मॉलर यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स आपके लिए माइक्रो कूलम है। जैसे अगर 1 माइक्रो कूलम ये होता है 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इसी तरह 1 नैनो कूलम ये होता है 10⁻⁹ कूलम। और 1 पिको कूलम, पिको कूलम को हम लोग माइक्रो कूलम भी बोलते हैं। 1 पिको कूलम ये होता है 10⁻⁻12 कूलम। हम लोग ज़्यादातर न्यूमेरिकल में यही स्मॉलर यूनिट्स का ही यूज़ करेंगे। पिको कूलम को माइक्रो कूलम भी बोलते हैं, क्योंकि माइक्रो 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 और फिर माइक्रो 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻12। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज हम लोगों ने सीजीएस सिस्टम में भी पढ़ा है, उसको हम एक बार आपको बता देते हैं। जब हम चार्ज पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था। फिर से एक बार आप उसको चाहे तो कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम, 2 तरह से हम लोगों ने सीजीएस सिस्टम में डिफाइन किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलिए हम लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सीजीएस सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम ठीक है, नंबर 1 था इन
इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोगों ने स्टैट कूलम लिखा था, या ईएसयू ऑफ चार्ज। क्या था यूनिट? स्टैट कूलम। क्या था? स्टैट कूलम। और वहाँ पर हम लोगों ने दिखाया था 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, या इसी को ईएसयू ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसी तरह इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम में द यूनिट ऑफ चार्ज था ईएमयू ऑफ चार्ज, या उसी को हम लोग एब कूलम कहते थे। क्या था? एब कूलम। और वहीं पर हम लोगों ने पढ़ा था 1 एब कूलम इक्वल टू 10 कूलम। और यहाँ पर देखिए 1 कूलम इक्वल टू इतने स्टैट कूलम है। तो यहाँ से हम एक फार्मूला और निकाल सकते हैं, 1 एब कूलम इक्वल टू 10 कूलम है, और 1 कूलम जगह हम इतना रखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एक पावर इसकी बढ़ जाएगी। 3 इंटू 10⁻10 स्टैट कूलम। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? कूलम्स लॉ, फिर कूलम्स लॉ में एसआई सिस्टम में कूलम्स लॉ, फिर के और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन, फिर हमने वहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा, उसमें रेशियो निकाला, और यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में कूलम था, और सीजीएस सिस्टम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में क्या है? स्टैट कूलम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम में एब कूलम। इसको एक बार अच्छे से आप रिवाइज भी कर लीजिएगा, इसको नोट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं।